बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है पास्ट पेपर को। अभी ये पास्ट पेपर कौन सा है जो अभी अभी हुआ है, 8 2021, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला 8 2021 ये पेपर है। तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। ये कल हुआ, परसों हुआ था, तो आज मैं इंशाल्लाह ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि 1429 कोड का पेपर भी बिल्कुल ऐसे ही आता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं, ताकि उस हिसाब से आप तैयारी कर सकें। और इसके अलावा आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि असाइनमेंट में से कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने कितने मार्क्स के आए हैं। तो मैं ये आपसे पेपर शेयर कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इंशाल्लाह मैं आपको पहले 4 क्वेश्चन जो ना वो सॉल्व करके भी दे रहा हूँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ना हमारे पास ये बिज़नेस मैथमेटिक्स फॉर सेमेस्टर जो ना वो हमारे पास है 2021। ठीक है, और टोटल मार्क्स जो ना वो हमारे पास 100 हैं, और पासिंग मार्क्स हमारे पास 50 हैं। ठीक है, 3 घंटे का हमारे पास ये टाइम होता है पेपर को सॉल्व करने का। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल गिविंग द नंबर ऑफ एसीज। हमारे पास एक्स जो है ना, एक्स की वैल्यू शो करती है एसीज को। ठीक है, एसीज आपको पता है ताश के पत्तों में 4 एसीज होते हैं। ठीक है, उसको हम ड्रा करना है, 4 कार्ड ड्रा करने हैं हमने। ठीक है, कितने में से? फ्रॉम द ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड हमने ड्रा करने हैं, और वो 4 कार्ड जो हमने ड्रा करने हैं वो उसमें से एसीज की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द टेबल शोविंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो जो 4 हमने निकालने हैं उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी एक्स की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक बैग है, एन अर्न कंटेन्स, एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल्स हैं और 3 जो ना वो ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल 8 बॉल्स हैं। 2 बॉल्स जो ना वो हमने सेलेक्ट करनी है रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ़ एक्स जो ना वो डिनोट करता है वाइट बॉल्स को, याद रखना किसको? वाइट बॉल्स को। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। फिर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है। याद रखना है ये दोनों क्वेश्चन जो है ना चैप्टर नंबर 2 में से आए हुए हैं। किस में से? चैप्टर नंबर 2 में से। और मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे इंपॉर्टेंट, उसी में से ही आए हैं, बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, उसी फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज़ रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 84 यूनिट्स ऑफ ड्रग ए एंड 120 यूनिट्स ऑफ ड्रग बी। यहाँ पे हमारे पास 84 यूनिट्स हैं ए ड्रग है। ठीक है, और 120 यूनिट्स हैं वो बी ड्रग के हैं। तो हमारे पास 2 तरह की ड्रग है, ए और बी, और उनके यूनिट्स भी दिए हुए हैं 84 और 120। ओके, और ईच डे जो ना मतलब उसको हमने यूज़ करना है पेशेंट के लिए, तो वो कितना कितना हमने यूज़ करना है ये हमने बताना है। ईच ग्राम ऑफ सब्सटेंस एम कंटेन्स 10 यूनिट्स ऑफ ड्रग ए। अब लेट सपोज कर लिया कि एक एम चीज़ है, एम एक सब्सटेंस है। ठीक है, उसको वो उसके 10 यूनिट्स लिए हुए हैं। कितने लिए हुए हैं? 10 यूनिट्स लिए हुए हैं ड्रग ए के लिए, और 8 यूनिट्स जो ना वो लिए हुए हैं ड्रग बी के लिए। एम सब्सटेंस है, कोई चीज़ मिलाई हुई है हमने, 10 यूनिट उसके जो ना एम के 10 यूनिट जो ना वो ए ड्रग में लिए हैं, और 8 यूनिट जो ना वो बी ड्रग में लिए हैं, उसमें ऐड किए हुए हैं। और उसके बाद ईच ग्राम ऑफ सब्सटेंस एन। अब ये हमारे पास एक और एटम आ गई है एन। ठीक है, उस एन की जो यूनिट हैं, 2 यूनिट हैं ए ड्रग में और 4 यूनिट हैं बी ड्रग के में। ठीक है, 2 हमने सब्सटेंस लिए हैं, एक एम और एक एन। एम के जो ना वो 10 यूनिट्स ए के लिए और 8 यूनिट बी के लिए। इस तरीके से एन के 2 यूनिट जो ना वो ए के लिए और 4 यूनिट बी के लिए हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस एम एंड एन टू बी मिक्सड। एम और एन के कितने ग्राम जो ना वो हमने मिक्स किए हैं, किस में? ये ए ड्रग में और बी ड्रग में, डेली रिक्वायरमेंट में, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट।
तो डेली रिक्वायरमेंट में हमने एम और एन की कितने वैल्यू, कितने ग्राम्स हमने ए और बी ड्रग में ऐड करने हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में वो कहता है कि व्हाट इज़ वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप। यहाँ पे हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना, ठीक है, और स्लोप फाइंड आउट करनी है किसकी, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 5x + 2y = 10, 5x + 2y = 10, इसकी हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें कहता है कि डिटरमिन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है जिसका y इंटरसेप्ट जो ना वो दिया हुआ है -3 और उसकी स्लोप दी हुई है -4। ये दो चीज़ें दी हुई हैं और हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो कहता है कि फाइंड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दैट पासिस थ्रू -8 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। हमारे पास ये पॉइंट दिया गया है, ठीक है, और इस पॉइंट में से लाइन गुजर रही है, इसके अलावा परपेंडिकुलर है इस लाइन के। हमने एक लाइन गुजारनी है, वो लाइन गुजरी हुई है, इस पॉइंट में से भी गुजरी हुई है और इस लाइन से भी गुजरी हुई है, इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है। अब वो इक्वेशन उसकी फाइंड आउट करनी है उस लाइन की जो इन दोनों में से पास हो रही है, पॉइंट में से और लाइन में से, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो लाइन हमारे पास दी हुई है 8x - 2y = 0। इसके याद रखना है हमारे पास एक पॉइंट है और एक इक्वेशन है, लाइन है, इन दोनों की मदद से हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। उसके बाद चौथे नंबर पे है डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है, उसकी स्लोप जो ना वो -5 है और वाई इंटरसेप्ट जो ना वो हमारे पास 0 और 15 दिया हुआ है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट से मुराद क्या है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 होगी और वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है सोल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फर्स्ट पार्ट इसका हमारे पास दिया हुआ x² + 2x - 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 और सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ 8x² - 3x - 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 12 मार्क्स 6 नंबर का ये दो क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है ये लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है बाय ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली इनको सॉल्व करना है, कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह नीचे आपको मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझ लेना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स का आया है असाइनमेंट में से। किसमें? असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट दोनों ही असाइनमेंट में आए हुए हैं, असाइनमेंट में से हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है, असाइनमेंट्स को। और अगर असाइनमेंट्स आपको नहीं आती तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप असाइनमेंट A1 असाइनमेंट 2 के नाम से, तो वो वहाँ पे आप क्लिक करके वीडियोस समझ सकते हैं, क्वेश्चंस को इजीली आप समझ जाएंगे। अच्छा, इन दोनों को यहाँ से हमने A B C D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर B इसका पार्ट है डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स ये 4 दिए हुए हैं, इसमें से हमने बताना है कि गलत कौन सी है, सही कौन सी है, और एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों गलत है या क्यों सही है, ठीक है। सबसे पहले है A और B, वो 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स हैं, 2x2 मैट्रिक्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। A + B अगर उन दोनों को हम ऐड करें तो जो उसका आंसर आएगा वो भी 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। क्या ये सही है या गलत है, इसको हमने बताना है। उसके बाद दूसरा पार्ट है, उसमें भी ये कहता है कि A एंड B जो ना वो 2x2 मैट्रिक्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर उन दोनों को ऐड करें, A + B करें या B + A करें, दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं, ये हमने देखना है, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है, ये फॉल है। तो इफ़ A एंड B आर 2x2 अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A और B को मल्टीप्लाई करें, जो इसका आंसर आएगा वो भी एक अपर ट्रायंगल ही होगा। ये हमने बताना है सही है या गलत है, ठीक है, ट्रू है या फॉल है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका चौथा पार्ट है। इसका चौथा पार्ट उसमें दिया हुआ है कि हमारे पास दो हैं, A और B, दो मैट्रिक्स हैं और दोनों ही अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हैं, 2x2। 2x2 से मुराद क्या है, जिसमें दो रो हों, दो ही कॉलम हों, ठीक है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हैं। फिर हमने साबित ये करना है कि A B = BA होता है या नहीं, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, उसमें वो कहता है ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। एक तो ये हमने करना ए इनवर्स फाइंड आउट करना, दूसरा जो ना वो ए को और ए इनवर्स को हम दोनों, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है और इसका जो आंसर है वो आई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आई के इक्वल। आई से मुराद क्या है? आई से मुराद ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, ए मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना। इन्वर्स से मुराद क्या है? आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना और इसके को फैक्टर के ज़रिए एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास ये टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स की 3 इंडस्ट्री की इनपुट और आउटपुट दी हुई है। ठीक है, और इसके अलावा इनकी डिमांड भी दी हुई है आउटपुट की। D1 डिमांड है, D2 डिमांड है, D3 डिमांड है। इनकी मदद से हमने क्या करना है? डिटर्मिन द इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल। इन तीनों इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल हमने फाइंड आउट करना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में से ही है ये भी, और है भी ये मल्टीप्लिकेशन वाला, या 5 में से है या 6 में से है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है कि 2 मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना है, जस्ट, मुश्किल नहीं है ये वाला। अच्छा उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ हमारे पास, और इसका हमने लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव जस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लेना है। ओके, उसके बाद हमारे पास टोटल, ये इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में दिया हुआ है, ये हमारे पास टोटल सेल्स दी हुई हैं। ठीक है, टोटल सेल्स दी हुई हैं और सेल्स को हमने फंक्शन की सूरत में ज़ाहिर किया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है एस इज इक्वल टू 90 टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर प्लस 50। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? इसका पहले नंबर पे फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फिर जो उसके अलावा यहाँ पे t की जगह पे 10 और 10 की वैल्यू पुट करनी है। पहले आपने इस फंक्शन में पुट करनी है, फिर इसके डेरिवेटिव में पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए आपने एस्टिमेट लगाना है कि टोटल सेल ऑफ दी रिज़ल्ट, की टोटल सेल उसकी कितनी होगी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, 10 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चन है। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन में कहा क्या गया है? डिटर्मिन द लोकेशन ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं फंक्शन के, ये फंक्शन हमारे पास है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, उसके बाद इसका बी पार्ट है हमारे पास, एक एनुअल साल की जो प्रॉफिट है फॉर अ फिर्म डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, स्पेशली द फंक्शन विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट पी स्टैंड्स इन डॉलर्स एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये हमारे पास एक रिलेशन दिया गया, फंक्शन दिया गया। इसमें वो कहता है कि डिटर्मिन द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स विच विल रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट, जो कि उसका रिजल्ट जो ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट की फॉर्म में होगा। आपने उस नंबर ऑफ यूनिट्स जो ना वो फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मैक्सिमम प्रॉफिट, वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी होगी वो हमने बतानी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास आया हुआ है। इसमें कहता है कि वो आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एनी इन्फ्लेक्शंस पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसकी मदद से हमने गिव टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स की 2 इंटरप्रिटेशन देनी है और हमने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारे पास 2 चीज़ें पूछी गई हैं। हमारे पास ये फंक्शन दिया गया, इसकी मदद से हमने इंटरप्रिटेशन देनी है और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ एक्स के लिहाज से और वाई के लिहाज से हमने लेना है। तो ऊपर वाले का हमने लोकेशन फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एक्चुअली हमने क्या करना है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स की मदद से हमने उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये तो थे 8 क्वेश्चंस। अब हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो मैंने इसके 4 क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए पार्ट है वो दिया हुआ है। आपने एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमने 4 कार्ड 4 डेक ऑफ 4 कार्ड हमने ड्रा करने हैं ना एसिस के, 52 में से 4 कार्ड हमने ड्रा करने हैं। तो आपने क्या करना है? एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक लिखनी है। फिर उसके बाद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ये कैसे आई हुई है ये आपको नीचे पता चल जाएगा। फार्मूला यूज़ करना है, जो फार्मूला मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। ठीक है, ये करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, ये फार्मूला कैसे यूज़ करना है। जी हाँ, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ये 4 एसीज, ये 4 क्या है? एसीज हैं।
हमारे पास कार्ड दो तरह की यहाँ पे बन रहे हैं, एक तो ये एसीज वाले हैं, दूसरे बाकी कौन से हैं वो बगैर एसीज वाले हैं। तो वो बाकी कितने रह जाएंगे, 48 रह जाएंगे। टोटल 52 है ना, 52 हैं, ये आपको पता टोटल 52 है। उसमें से एसीज वाले आपने अलग करने हैं और बाकी जो हैं वो अलग करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सी के बाद आपने लगाना यहाँ पे 0, 0 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पहली वैल्यू आपने लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे 4 हमने कितने टोटल सेलेक्ट किए हैं, 4 सेलेक्ट किए हैं, वो यहाँ पे आपने लिखना है, ओके। अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा, आपने 0 यहाँ पे लिखा है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो 4 है ना, ये 4 हमने किसके लिए लगाया हुआ है, ये 4 लगाया एसीज के लिए, और हमने सेलेक्ट करने हैं एसीज। एसीज की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया है, और इसकी हमने प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड आउट करनी, जस्ट यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 0 लगाना, आपने यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने कैलकुलेटर निकालना है। उस कैलकुलेटर के ऊपर आपको एक बटन नज़र आएगा NCR, वहाँ पे लिखा होगा बटन के ऊपर NCR। अगर नहीं भी मिल रहा आपको तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपने शो हो रहा होगा, और वहाँ पे आपने देखना है कि NCR, N की जगह पे आपने लिखना है, पहले आपने लिखना है 4 लिखने के बाद आपने वो बटन दबा देना NCR वाला। बटन दबाने के बाद फिर आपने लिखना है 0 और इक्वल का साइन, इक्वल का बटन दबा देना, और आपके पास ये 1 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आंसर, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये वेरी ट्रिकी है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, बड़ा ही आसान है। आपने जस्ट कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू लिखनी है, और कैलकुलेटर आप एग्जाम में ले जा सकते हैं। इसी तरीके से आप कैलकुलेटर पहले आप लिखेंगे 48 के बाद आप वो बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, उसके बाद आप लिखेंगे 4 लिखने के बाद आप इक्वल का बटन दबाएंगे या आंसर का बटन दबाएंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है, और इन सब को आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, वो यहाँ पे आपने लिख देना है 0 के नीचे। अब देखिएगा आगे आगे आपने क्या करना है, आगे आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला यही होगा, यही फार्मूला है, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। चेंजिंग या क्या यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे आपने 1 लिखना है, 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपने 1 कम कर देना है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि हमने टोटल जो ना वो 4 करने हैं ना, टोटल कितने 4 ड्रा करने हैं। तो 1 ये वाला है, 3 ये वाले हैं ओके। तो यहाँ पे भी आपने वैसे ही ये कैलकुलेटर पे आपने इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है और इनको डिवाइड करना, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ओके। अच्छा जी, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने ये C2 यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे भी 2 लिख देना है, क्योंकि टोटल 4 करने हैं, और नीचे वैल्यू आपने सेम लिखनी है। नीचे आप ये क्या लिखते हैं, नीचे आप लिखना है कि टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं, 52 हैं, और सिलेक्ट कितने किए हैं, 4। ये सभी के नीचे आपने सेम ही लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, बिल्कुल आपने ऐसे ही नीचे सभी के साथ आपने लिखना है, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे C आगे 3 लिख लेना है, यहाँ पे 1, टोटल 4 हो जाएंगे। इनकी वैल्यूज़ नीचे अब वही सेम आ जाएगा, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आपने 4 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने हमारे कार्ड यहाँ पे 4 पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे फिर आपने 0 लिख देना है। तो इन दोनों का आंसर आपने लिख लेना है, कैलकुलेटर पे निकाल लेना है, ठीक है, और इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के साथ ही आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन की समझ आई होगी। बिल्कुल सेम इसका B पार्ट है, B पार्ट भी आपने ऐसे ही करना है। एक बात याद रखनी है, ये जितनी भी हमने प्रोबेबिलिटी ऊपर निकाली है ना 0 से लेकर 4 तक, उन सब को ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो ना वो 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 होगी उसकी। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हमने निकाली है 0 से लेकर 4 तक, उन सब को ऐड करें तो 1 आता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट है। यहाँ पे भी हमने बैग है, बैग में हमारे पास वाइट और ब्लैक बॉल्स दी हुई हैं, टोटल हमारे पास 8 बॉल्स हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो बिल्कुल वही तरीकाकार जो मैंने बताया है फर्स्ट पार्ट में, वही आपने यहाँ पे भी यूज़ करना है, ठीक है, कि x से 0 से लेकर 2 तक यहाँ पे हमने 2 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। याद रखना है कितनी बॉल्स, 2 बॉल्स। x यहाँ पे शो करता है वाइट बॉल्स को, हमने जो बॉल सेलेक्ट करनी है वो वाइट बॉल्स, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा पेपर में, ठीक है। तो वाइट बॉल्स हमने सेलेक्ट करनी है 2, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपने पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितनी है, 8 हैं,
और सी के बाद सेलेक्ट हमने कितनी की हैं, 2 सेलेक्ट किए हैं, लिहाजा नीचे आगे 2 लिखना आपने। और यहाँ पे सी के आगे 0 फिर 1 लिखना फिर 2 लिखना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर ये पिछले वाला क्वेश्चन जो है ना, पीछे वाला आपको समझ नहीं आ रहा ना, ए पार्ट और बी पार्ट, तो इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। 3 क्वेश्चन 4 करवाए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, बिल्कुल इसी फार्मूले से हैं, ठीक है। वो भी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, ठीक है। स्टेटमेंट बड़ी सी दी हुई है, ड्रग ए है उसके 10 यूनिट्स हैं, ड्रग बी है, अच्छा सॉरी, ड्रग ए है उसकी जो कंस्ट्रेन है वो 84 है और 120 वो बी की है। अब इस ड्रग ए में जो एम सब्सटेंस है वो कितना है, 10 यूनिट है, और बी में इसके 8 यूनिट हैं। इसी तरीके से एन सब्सटेंस है, इसके ड्रग ए में 2 यूनिट हैं और बी में 4 यूनिट्स हैं। तो इनको आपने सॉल्व कैसे करना, बड़ा ही आसान तरीका है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो है ना, ये लिखा हुआ 10 8 2 4, इसका आपने एक अलग मैट्रिक्स बना लेना है। और ये लिखा हुआ x1 और x2, इसका आपने अलग मैट्रिक्स बना लेना है। और ये 84 और 120, इसका अलग से मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक है। और आपने x की वैल्यू, x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे इन्वर्स के तरीके से, ठीक है। आप इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, x = a इन्वर्स b। तो सबसे पहले हम a इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। तो a इन्वर्स का फार्मूला आपके पास ये होता है, एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे इसका, वो डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, ओके। उसके बाद हमने इसका एडजॉइंट भी निकालना है। एडजॉइंट, ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर नहीं समझ आती तो आपको एक अलग से क्वेश्चन जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, इन्वर्स के नाम से, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो इन माइनस करके हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका, आपने क्या करना है, जस्ट ये जो है ना 4 10 की जगह पे आ जाएगा और 10 4 की जगह पे आ जाएगा। उसके बाद बाकी जो बचे हैं 2 और 8, उनकी अलामतें साइन जो ना वो चेंज कर देनी है, प्लस के यहाँ तो ये माइनस के आपने लगाने हैं, ठीक है। चलें जी, ये हो गया हमारे पास, एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देना आपने, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ऊपर एडजॉइंट लगाना है, नीचे डिटर्मिनेंट लगाना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है एक्स फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, पहले ए का इन्वर्स लिखना है, फिर बी लिखना है। ऊपर मैंने फार्मूले में बताया था, ये इन्वर्स है और ये वाला बी है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को आपने ये करना है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 96 और 58, x1 की और x2 की। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में दिया हुआ है कि इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें और एक एंड स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है 5x + 2y = 10। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट से मुराद क्या है कि x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। जहाँ पे x दिया हो वहाँ पे आपने 0 वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। इसको हम कहेंगे y इंटरसेप्ट, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है, ये इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन y = mx + c। तो यहाँ पे आपने वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, जो ऊपर हमने निकाली है, या बल्कि यहाँ पे आपने m की वैल्यू पुट करनी है। तो m की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो अलग मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 5x है, इसको आपने इस साइड पे ले आना, माइनस हो जाएगा, और ये जो 2 है ये इधर आके डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी लास्ट पे, ठीक है। अब इस इक्वेशन की मदद से आपने वो फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे फाइंड आउट करना है, आपने इसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये x के साथ जो वैल्यू दी गई होगी वो हमारे पास m का आंसर होगा, स्लोप का, ओके। अब ये हमने स्लोप फाइंड आउट करनी, वो स्लोप फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसकी y इंटरसेप्ट जो ना वो हमारे पास -3 है और स्लोप जो ना वो -4 है। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, याद रखना है। m यहाँ पे स्लोप है और c से मुराद इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट को आप y से भी शो करते हैं, याद रखना है, y से भी शो करते हैं, ठीक है।
चलें जी, उसके बाद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे m की वैल्यू ऊपर दी हुई है वो हमने यहाँ पे पुट करनी है और c की वैल्यू भी दी है वो भी यहाँ पे पुट करनी है और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका स्लोप इंटरसेप्ट फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन हमारे पास हो रही है इस पॉइंट से और इसी लाइन से। ये लाइन हमारे पास दी हुई है, आपने क्या करना है, ये जो -2y इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2y इक्वल टू 8x प्लस 0। ये कैसे बनी है, आपने ज़ीरो खुद ऐड करनी है। ज़ीरो मैंने ऐड क्यों किया है, क्योंकि आपने याद रखना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास इक्वेशन दी होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे मैंने वो लिखी भी है इक्वेशन। ठीक है, इसकी मदद से आपने देखना यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0। तो वो ज़ीरो अब ना भी लगाएं तो इशू तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो लगानी है इस वजह से कि आपको पता हो कि सी की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। ठीक है, तो ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अब 8x ये 2y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास 4x y इक्वल टू 4x, और ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 आपने खुद याद रखना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इनको कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 4 आ जाएगी और c की वैल्यू 0 आ जाएगी, वो आपने नीचे लिख लेनी है। ठीक है, एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 पासिस थ्रू इस पॉइंट में से गुजर रही है, लिहाजा y इक्वल टू 4x है। सो रिक्वायर इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, y इक्वल टू 4x प्लस सी। ठीक है, y इक्वल टू 4x प्लस सी, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपने, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमारे पास ये -8 आएगा, -8 वैल्यू पुट करनी है आपने। यहाँ पे ये -8 दिया तो -8 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अलग से 28। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन 3 जो ऊपर दी हुई है उसको यूज़ करना है, उसमें आपने c की वैल्यू पुट कर देनी है 28 जो हमने निकाली है। ठीक है, ऊपर दिया हुआ y इक्वल टू 4x प्लस सी की वैल्यू आपने पुट कर दी है, m की वैल्यू भी आपने पुट करनी है वो भी निकाली है, और 20 c की वैल्यू वो भी निकाली है, दोनों वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है इक्वेशन फाइंड आउट करें स्ट्रेट लाइन की है, स्लोप दी हुई है और y इंटरसेप्ट फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको आपने पहली वैल्यू x1, दूसरी वैल्यू y1 और ये m। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से नीचे जो मैंने लिखा है इस फार्मूले की मदद से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू पुट करेंगे, y1 की वैल्यू पुट करेंगे और m की वैल्यू पुट करेंगे, तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट की हुई है वो पुट करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है मैं इसलिए आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको देख लेना अच्छे तरीके से। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ ए पार्ट, उसमें हमने सॉल्व करना है सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी को। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी जो पेपर में बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वो और तरीके से यहाँ सॉल्व होते हैं, यहाँ पे ये और तरीके से सॉल्व होते हैं। आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, दोनों इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि फैक्टराइजेशन यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, सॉल्व नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। बी पार्ट में ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें वो कहता है साइमल्टेनियसली इनको हल करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के से मुराद क्या है कि आपने एक टेबल बनाना है, एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर लेनी है। मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से लिखी है, एक्स की वैल्यू पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर -1 लिया, फिर 2 लिया, फिर -2 लिया। अब ये एक्स की वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स की जगह पे पहले आपने 0 पुट करना है, फिर आपने 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, जो आंसर आता जाएगा वो आपने नीचे लिखते जाना है। 8/3, 3.33, 1.33। आप बेशक बटे की फॉर्म में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, या पॉइंट इशारे की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जैसे मर्जी लिख लें, आपने वो एक्स की वैल्यू पुट करनी है, जो वाई की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आपने नीचे लिखनी है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि ये कैसे आपने करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपने 3y अलग करना है, बाकी 2x इधर आके माइनस हो जाएगा और y अलग करना है। ठीक है, 3 इधर आके डिवाइड कर देना, और अब आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, फिर 1 पुट करनी है, -1, फिर 2, फिर -2 पुट करनी है। इस तरीके से ये अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल लेनी है। इसी तरीके से इक्वेशन 2 के लिए आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 आपने यहाँ पे लिखी मैंने, और y को आपने एक साइड पे करना है, बाकी जो y के साथ 4 है वो इधर आके डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे भी x की वैल्यू पहले 0, फिर -1,
+1 -1 2 -2 ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखते जाना आपने, ठीक है। याद रखना है ये ऊपर जो है ना मैंने सेम लिखा है 0 1 -1 2 -2, यहाँ पे भी मैंने वही लिखे हैं और यहाँ पे भी मैंने वही लिखे हैं। ये वैल्यूज़ आप कहीं पे भी चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है। और आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कौन सी एक्स की वैल्यू आपने लेनी है, ठीक है। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ली हुई है यहाँ पे, लेकिन आंसर ग्राफ जो ना वो आपका सेम ही बनेगा, वैल्यूज़ जो मर्ज़ी ले लें आप, ठीक है। आंसर इसका एक ही होना चाहिए, सेम होगा। तो ये आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है और उसका टेबल बनाना है। यहाँ पे पहले आपने पहली इक्वेशन की लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। पहली इक्वेशन की लाइन मैंने ड्रा किया है, फिर दूसरी इक्वेशन की जो लाइन है ये मैंने ड्रा की है। तो जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहे हैं उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1 2, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, इनका साइमल्टेनियस ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, वो इसमें दिया हुआ है ABCD फाइंड आउट करें। ये सवाल जो ना आपके पास हैं ये असाइनमेंट 1 में से और 2 में से क्वेश्चन 4 जो है ना वो 20 मार्क्स का है। ये दोनों सारा क्वेश्चन जो है ना ये असाइनमेंट में से आया हुआ है। तो आपने असाइनमेंट को 1 को 2 को दोनों को अच्छे तरीके से देखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो ना वहाँ पे दिया हुआ है, समझ सकते हैं आप, ठीक है, ईजिली यहाँ पे समझ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी देख लीजिएगा क्योंकि असाइनमेंट वाले जो ना वो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, और इसको समझने के लिए आप जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। असाइनमेंट 1 और 2 दी हुई है, वहाँ पे आप उसको समझ सकते हैं। इस तरह से वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, जिस वजह से मैं आप यहाँ पे वीडियो को माइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पेपर ईजी लगा होगा। अगर आप ईजी लगा है या मुश्किल लगा है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।